Hello, my dear friends and students. This video relate about human anatomy and physiology. So here in this video we are discussing about respiratory system. Yes, human respiratory system कैसे वर्क करती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे एयर इनहेल एंड एक्सहेल होती है, what are the basic mechanism behind this. So yes, I am Professor Mahismari Vinayak, represent this video under the title of Target Pharma. So let's start with this video descriptions. So look at here figure. First of all we are discussing what is respiration. So आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कि नेजल कैविटी है, pharynx है, larynx, trachea, bronchia, bronchus alveoli. These are the all of these part of the respiratory system. Start with the nasal cavity, then pharynx, larynx, then trachea, bronchia, bronchus and then alveoli. इतने सारे पार्ट जो है तो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो पहले तो हम रेस्पिरेशन क्या है वो जानते हैं। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी टिश्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो भी अपने बॉडी के टिश्यू होते हैं उसमें जो भी गैस है तो उसका एक्सचेंज होता है। लाइक दैट ऑक्सीजन टिश्यू को सप्लाई किया जाता है एनवायरनमेंट से, और जो भी टिश्यू है वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है टिश्यू में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल थ्रू दी रेस्पिरेटरी सिस्टम. So that's called respiration. So what is respiration? It is defined as exchange of gases between body tissues and the external environment. That is supply of oxygen to the tissue and excretion of carbon dioxide occurs only through the respiration process. Now what are the different function? क्यों जरूरत है भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम की? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन हमें जानना है। तो फर्स्ट मेन फंक्शन उसका गैस एक्सचेंज यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स फॉर द एक्सक्रिएशन। देन एक्सक्रिएशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस लाइक अमोनिया। जो भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है बॉडी में मेटाबॉलिज्म थ्रू, तो उसे अमोनिया को एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन थर्ड है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर थ्रू लॉस ऑफ हीट इन द एक्सपायर्ड एयर। जो भी मेटाबॉलिज्म में हीट जनरेट होती है, टेम्परेचर जनरेट होता है, तो उस वक्त या एक्सट्रा का टेम्परेचर जो है बॉडी का वो नियंत्रित करते समय जो भी टेम्परेचर एक्सेस हो जाता है वो रेस्पिरेटरी थ्रू हम एक्सपायर कर सकते हैं। देन मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ द ब्लड। जी हाँ, ये जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं उससे ब्लड का पीएच जो है तो मेंटेन होता है। देन रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस थ्रू द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर वेपर। सो एक्सेस वाटर अगर बॉडी में हो रहा है तो उसके वेपर द्वारा यानी इन द फॉर्म ऑफ वेपर वाटर गेट इवॉल्व then exhale from the respiratory system. So these are the some functions of respiratory system, and it is very important throughout the aspects of the living the life or living things. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम नेजल कैविटी से स्टार्ट होती है। नेजल कैविटी देख सकते हैं कि राइट एंड लेफ्ट जो भी पोर्शन होता है नेजल का, तो नेजल सेप्टम से सेपरेट हुआ होता है। तो इट इज़ अ मेनली एक्सटर्नल ऑर्गन फॉर इनहेलिंग द एयर इनसाइड टू द बॉडी। देन फेरिंग्स में कहा जाए नेजल की बात का जो पार्ट है उसे फेरिंग्स कहते हैं। दे आर द थ्री पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि नेजोफेरिंग्स क्या है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो पार्ट रहता है वो बिहाइंड द नोज, नॉस्ट्रिल के पीछे वाला जो भाग रहता है, पोर्शन रहता है, उसे हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। देन ओरोफेरिंग्स, जो भी फेरिंग्स का पार्ट है, ओरोफेरिंग्स क्यों कहा जाता है कि ओरो मीन्स ओरल कैविटी, जो भी ओरल कैविटी का जो बैक साइड का फेरिंग्स का पार्ट है उसे ओरोफेरिंग्स कहा जाता है। देन लैरिंगोफेरिंग्स, दैट इज लोवेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स पार्ट, इट इज लाइज बिहाइंड द लैरिंग्स। लैरिंग्स के पीछे जो रहता है उसे हम लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। सो दिस इज द थ्री पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। देन उसके बाद आता है लैरिंग्स पार्ट, यानी कि फेरिंग्स के बाद larynx part. So it is lies between the pharynx above and trachea below, यानी कि pharynx के above है and then trachea के below, right? तो उसे कहा जाता है larynx, उसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। and it is made up of different type of cartilage like thyroid cartilage, cricoid cartilage and two arytenoid cartilage and epiglottis।
ये एपिग्लॉटिस जो पार्ट रहता है, इट इज कॉमन ओपनिंग ऑफ एयर पैसेज वे एंड द फूड कैनल और एयर पैसेज के जो कॉमन ओपनिंग, उसे एपिग्लॉटिस का जो रोल है कार्टिलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ड्यूरिंग द फूड इनटेक एंड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू सिंक्रोनाइजेशन वो क्लोज एंड ओपन होता है। सो देन ट्रकिया, उसके हम वाइंड पाइप कहते हैं। ट्रकिया जो है वो सी शेप डिस्क में रहते हैं। हम हमारे हाथ से भी वो ट्रकिया है तो वो ऑब्जर्व होते हैं। जो भी कार्टिलेज है ट्रकिया के सी शेप के सिलेंड्रिकल ट्यूब, तो वो टोटल 11 सेंटीमीटर होती है लेंथ उसकी, एंड बिगिंस एट द लोअर एंड एंड ऑफ द फेरिंग्स। ये जो भी स्टार्ट है तो वो बिगिंस विथ लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स का जो लोअर एंड है वो उससे स्टार्ट होता है, right? Then trachea is made up of 16 to 20 C-shaped incomplete cartilage। जो भी incomplete cartilage यानी हाफ कार्टिलेज होता है सी शेप का, राइट, नियर अबाउट 16 to 20 कार्टिलेज होते हैं। जो उसका मेन पर्पज जो होता है कि एयर जो है पैसेज करना थ्रूअर्ड द ब्रोंकाई। देन आते हम ब्रोंकाई के बारे में। ब्रोंकाई जो है कि हम देख रहे हैं कि राइट एंड लेफ्ट साइड में इस फिगर में ब्रोंकाई, तो ट्रकिया के बाद में जो अटैच होने वाला पार्ट है ब्रोंकिया, तो ब्रोंकाई जो है राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड होते हैं ईच लंग्स में, राइट लंग्स में और लेफ्ट लंग्स में। सो जो ब्रोंकाई होते हैं विच आर मेड अप ऑफ कंप्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज। जैसे कि हमने देखा था ट्रकिया जो है हाफ सी रिंग स्ट्रक्चर से तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्रोंकाई होते हैं वो कंप्लीट रिंग स्ट्रक्चर होता है उस कार्टिलेज का। देन ब्रोंकाई जब स्मॉलेस्ट पार्ट में या स्मॉलेस्ट रूट में अगर वो डिवाइड हो जाते हैं, ब्रांच में डिवाइड जाते हैं, तो उसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोंकाई, देन छोटे छोटे वो ब्रांचेस हुए उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और जो ब्रोंक्यूल्स के लास्ट एंड में जो होते हैं एल्वुलर सैक, आप फिगर में देख सकते हैं कि एलाबोरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ जो भी एल्वुलर सैक है यहाँ पे दिखाया दिया है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि गैस कैसे एक्सचेंज होता है एल्वुलाई में। जो भी कैपिलरीज होती है यानी कि पल्मोनरी आर्टरी की जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में से कैरी होता है लंग्स की तरफ, तो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन के जो भी कैपिलरीज हैं उसका जो नेटवर्क है वो एल्वुलाई सैक के सराउंड होता है। देन यही वो जगह है वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है एल्वुलाई सैक में। सो एल्वुलाई सैक का बहुत ही अन्य साधारण महत्व है यहाँ पे कि वो गैस एक्सचेंज कर रहे हैं बाय द एक्सटर्नल एयर के साथ। जो भी इंटरनल एयर है टिश्यू की, वो जैसे कि गैस से एक्सचेंज हो रही है यहाँ पे CO2 जो है वो लंग्स में जा रहा है यानी कि एल्वुलाई सैक में, एंड एल्वुलाई सैक में का जो भी ऑक्सीजन है वो ब्लड सर्कुलेशन में आ रहा है। सो इस तरह से कुछ गैस एक्सचेंज हो रहा है। देन जो भी एक्सचेंज हुआ गैस है ब्रोंकियल्स थ्रू, जो गैस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स में एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियल्स। ओके, सो दिस इज द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई of bronchioles. Now we are discussing about what is the mechanism of respiration की mechanism एक्चुअल क्या है वो हम देखेंगे। so the mechanism of respiration divided into two parts, inspiration and expiration। जी हाँ, इंस्पायरेशन मीन्स ब्रीदिंग इन एंड एक्सपायरेशन ब्रीदिंग आउट, यानी कि सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना। सो इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन जो कहा जाता है वो एक्टिव प्रोसेस है, राइट। सो इट प्रोड्यूस बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग मसल लाइक डायफ्रागम जो होता है, इट इज़ अ सेप्टम, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी के बीच में जो पार्ट रहता है उसे डायफ्रागम कहते हैं। सो डायफ्रागम का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट। जब आप सांस लेते हैं तब कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्रागम का, एंड विच इनलार्जेस द चेस्ट कैविटी वर्टिकली। जो चेस्ट कैविटी वो आप खुद महसूस कर सकते हैं। जब अगर सांस लेते हो तो आपकी जो भी चेस्ट है वो फूल जाती है, यानी कि वो वर्टिकली इनलार्ज हो जाती है। सो अबाउ टू द डाउनवर्ड साइड, फ्रॉम द अबाउ टू डाउनवर्ड साइड। देन उसी समय इंट्राकोस्टल मसल, व्हाट इज द इंट्राकोस्टल मसल? द मसल बिटवीन द टू रिब्स, दो रिब्स के बीच में जो मसल होते हैं उसे हम इंट्राकोस्टल
मसल कहते हैं, एंड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोड्यूस द एलिवेशन ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम। इस तरह से इंट्राकोस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब जाके एलिवेशन ऑफ रिब्स होता है। सो दिस इनलार्ज द चेस्ट कैविटी इन ऑल अदर 4 साइड। सो ये जो इसी रीजन से जो भी चेस्ट है वो 4 साइड से इंक्रीज हो जाती है। द लंग्स एक्सपांड, उसी वक्त लंग्स एक्सपैंड होते हैं एट दिस स्टेज एंड फिल दिस इंक्रीज स्पेस। लंग्स एक्सपांड होने के बाद यहाँ पे लंग्स में एयर जो है वो क्रिएट होता है, स्पेस क्रिएट होता है और उसमें एयर जो है वो ऑक्यूपाई होती है। सो नाउ द प्रेशर इन लंग्स इज लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी लंग्स में जो प्रेशर वो कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो एयर इज फ्लोज इनटू द लंग्स। आपने को मालूम है कि एक जो फिनोमेना है ऑस्मोटिक प्रेशर लाइक हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अभी चेस्ट कैविटी में जो लंग्स के हैं वो प्रेशर कम है तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ज़्यादा है तो एटमॉस्फेरिक एयर फ्लोज फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द लंग्स। नाउ सेकेंड मैकेनिज्म जो है, सेकेंड स्टेप एक्सपायरेशन। सो एक्सपायरेशन में क्या होता है, ब्रीदिंग आउट के वक्त मैकेनिज्म, it is a passive process, so it is produced by the relaxation of diaphragm and intercostal muscle। जो फर्स्ट में देखा कि इंस्पायरेशन में कैसे है कि डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे रिलैक्स होते हैं। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि जब आप ब्रीदिंग आउट करते हैं तो वो जो भी मसल है तो रिलैक्स हो जाती है, डायफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल गेट रिलैक्स एंड दिस प्रोड्यूसेस द रिडक्शन इन साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी की साइज रिड्यूस होती है एंड सो द प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीजेस विच फोर्सेस द एयर आउट। सो इसलिए जो लंग्स में है वो प्रेशर ज़्यादा होता है एयर का तो वो फोर्सफुली एयर आउट होता है, यानी कि ब्रीदिंग आउट किया जाता है थ्रू दी रेस्पिरेशन। नाउ जो भी नॉर्मल रेट है ह्यूमन बीइंग का वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है 16 to 18 पर मिनट। जी हाँ, 16 से 18 पर मिनट तक हम रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग आउट। सो दिस रेट हायर इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो दिस अ बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड रेस्पिरेशंस। सो जो भी नर्वस कंट्रोल रहता है उस पर, नर्वस कंट्रोल जो रहता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए, तो डायफ्रागम जो है फ्रेनिक नर्व जो है, फ्रेनिक नर्व उसे कंट्रोल करती है, इंट्राकोस्टल मसल को भी वही कंट्रोल करती है। देन व्हाट आर द डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, लाइक उसमें वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, टाइडल एयर क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व, एक्सपायरेटरी रिजर्व, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हमें कमेंट में बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू।